दोस्तों एक बहुत छोटा सा वाकया है और आपको बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर सुने कि एक रेगिस्तान में शेख जा रहा था अपने ऊँट पर सवार होकर के। नमाज का टाइम हो गया तो उसने सोचा कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज वक्त पे पढ़ी जाए तो बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा सवाब है। अब सवाल ये था कि ऊँट को बांधने के लिए वहाँ कोई ऐसी जगह भी नहीं थी। तो उसने देखा कि सामने से दूसरा शख्स आ रहा है ऊँट के ऊपर। तो वो जब करीब आया तो उसने कहा कि दोस्त नमाज का टाइम हो गया है, मैं सोचता हूँ कि नमाज पढ़ा अदा कर लेता हूँ, तो जब तक के लिए आप मेरे ऊँट की नकेल थाम लीजिए। तो वो देखने में कुछ मुफलिस, कुछ गरीब सा लग रहा था। तो उसने कहा आप मेरी ये ऊँट की नकेल थाम लीजिए कि मैं नमाज पढ़ के आपसे अपना ऊँट वापसी ले लूँगा, फिर चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, आपका ऊँट मैं संभाल लूँगा। उसने कहा जी ठीक है। अब शेख ने नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, नमाज पढ़ी, तकरीबन उसको 5-7 मिनट नमाज में लगे। नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ मांगने के लिए बैठा तो उसने दिल में सोचा कि ये आदमी देखने में कुछ मुफलिस लग रहा है, कुछ परेशान लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसको दुआ मांगने के बाद 2 रुपए, जो उस टाइम में 2 रुपए बहुत होते थे, कि मैं इसको क्यों ना 2 रुपए दे दूं ताकि ये खुश भी हो जाए और मेरा जो इसने एहसान किया है उसका थोड़ा बहुत एक छोटा सा ये अमल भी पूरा हो जाए। आज के टाइम में मैं बताऊं 2 लाख रुपए उस टाइम में, जबकि ये बात है तकरीबन कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए की बराबर होते थे, लेकिन वो एक बिजनेसमैन था शेख। उन्होंने सोचा कि इसने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि एक नमाज के अंदर 3 करोड़ 65 लाख नेकियां मिलती हैं, तो क्यों ना अगर मैं इसको 2 रुपए दे देता हूं तो मेरे तो फिर भी करोड़ों के फायदे में रहूंगा। दुआ मांग ही रहा था कि बस मैं नमाज के निपटने के बाद मैं इसको 2 रुपए दूंगा। अब जब वो नमाज दुआ मांग के खड़ा हुआ, उसने देखा ना तो ऊँट है ना वो आदमी है। उसे बड़ी हैरत हुई और उसने सोचा कि हो सकता है वो आदमी परेशान ज्यादा था, उसकी नीयत खराब हो गई हो और वो मेरा ऊँट लेकर के चला गया, उसे बेच के अपना खर्च पूरा कर ले। कुछ नहीं, जोहर का टाइम था, दोपहर का टाइम था, वो आगे चला, पैदल चलता रहा, शाम तक वो अपने शहर पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने सोचा सबसे पहले क्यों ना एक सवारी खरीदी जाए, सवारी ली जाए। तो वो ऊँट मार्केट में गया, जाकर के उसने देखा तो उसी का ऊँट, वो उसे देख करके पहचान गया, उसी का ऊँट एक आदमी सेल कर रहा था, खड़ा हुआ था। कहना जी ये ऊँट कितने का है? कहना जी 2 रुपए का है। उसने 2 रुपए जेब से निकाले और वो उसको दे दिया। कहना ये ऊँट आपके पास आया कहाँ से? लेने के बाद बोला कि ये ऊँट आपके पास आया कहाँ से? तो उसने बताया कि ये ऊँट जो था कोई शख्स मुझे दे गया है, बहुत परेशान था। कहना ये मेरा ऊँट है, मैं परेशानी में बेच रहा हूँ, ये ऊँट मुझे वो दे गया है। उसने 2 रुपए दे के ऊँट उससे ले लिए, चलता बना। लेकिन उसने दिल में एक बात सोची कि उस आदमी के नसीब में 2 रुपए थे, उस आदमी के नसीब में 2 रुपए थे और वो 2 रुपए उसको मिलने थे, लेकिन वो उसने 2 रुपए अपने हराम कर लिए। मैं देता तो वो जायज थे, वो उसके पैसे काम में आते, उसमें बरकत होती, लेकिन उसकी नीयत खराब हुई और उसने वो ऊँट चुराया मेरा और चुरा के मार्केट में बेचा 2 रुपए का, और ये 2 रुपए वापसी मैंने उससे खरीद लिया। लेकिन अगर वो ऊपर वाले पे भरोसा करता, उस पर यकीन रखता, तो वो मेरा इंतजार करता, 5-7 मिनट रुकता, तो मैं उसको वो 2 रुपए देता, वो उसके हलाल के होते। लेकिन वो उसके नसीब में हराम था और उसने अपने पैसे को हराम कर लिया। उसके नसीब में जायज 2 रुपए थे, लेकिन उसने उन 2 रुपए को हराम कर लिया, जो आज के 1 लाख रुपए के बराबर होंगे। वही बात मैं आपसे समझाना चाहता हूँ, वही बात मैं कहना चाहता हूँ। आजकल लोग सट्टे के पीछे बहुत पड़े हुए हैं। आप कभी एक बार गौर से इस बात को सोचें, जो लोग इसमें मुब्तला हैं, जो लोग ये खेलते हैं, जो लोग ये लगाते हैं, कभी एक बार इस बात को आप अकेले में बैठ के सोचना। जो सट्टा लगवाता है वो कारों में घूम रहा है, होटलों में ऐश की जिंदगी काट रहा है, महलों के अंदर रह रहा है, और जो सट्टा खेलता है उसकी ज़िंदगी ख़राब है, दर दर भटक रहा है, 5-5 रुपए के लिए भटक रहा है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जो एक के 70 आपको दे रहा है, एक के 80 रुपए दे रहा है, वो कारों में घूम रहा है, ऐश की ज़िंदगी काट रहा है, मकानों में बड़े बड़े कोठियों में रह रहा है, एक के 80 देने वाला। और जो एक के 80 लेने वाला है उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई पड़ी है। बिल्कुल सेम उसी की तरह आता है क्रेडिट कार्ड। आप कहीं भी पेट्रोल पंप पे जाएं, अपनी गाड़ी में तेल डलवाएं, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो या इससे बड़ी कोई और गाड़ी हो, आप डलवाएंगे तो वहाँ पर आपको फौरन आपके पास एक बंदा आएगा
कि जी मैं फला बैंक से हूं और मैं क्रेडिट कार्ड बनाता हूं, प्लीज़ सर हाथ जोड़ेगा, आप हमसे क्रेडिट कार्ड बनवाएं, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, बहुत मिलेगी, आपको समझाएगा, आपको एक्सप्लेन करेगा, आपके माइंड में नहीं आएगी, आप छोड़ देंगे, चले जाएंगे, किसी मार्केट में शॉपिंग करने जाएंगे, वहां आपको बैंक के एजेंट घूमते हुए मिलेंगे, वो आपसे क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे। एंड ये होगा कि जब आपको जगह जगह लोग मिलेंगे, आपको समझाएंगे, आप वो कार्ड बनवा लेंगे। एक कार्ड बनने के साथ ही फौरन आपके 10 कार्ड भी रेडी हो जाएंगे और बैंक के उस एक कार्ड के ऑफर में आपको और कार्ड भी बना करके देंगी। वहीं से बर्बादी शुरू होती है, वहीं से जिंदगी इंसान की खराब होनी शुरू हो जाती है। ये वो इंसान है जो मिडिल क्लास है, लो क्लास का तो बन नहीं सकता, जो मिडिल क्लास है उनकी जिंदगी यहीं से बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। जो बिजनेसमैन है, जो हाई जेंट्री लोग हैं, वो लोग कार्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा होता है, टाइम से अदा भी कर देते हैं। लेकिन जब आप एक मिडिल क्लास लोग कार्ड लेते हैं तो उसकी लिमिट दी जाती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, आप उस पर लोन भी ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन मिडिल क्लास जिस दिन भी क्रेडिट कार्ड के चक्कर में आता है, समझ लिए उस दिन से वो बर्बाद हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, बहुत अच्छी तरह मैं उनको जानता हूँ, बहुत टाइम से जानता हूँ। उन्होंने 3 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिया। लोन लेने के बाद वो लोन नहीं चुका सके, उनके पास 5,50,000, 5.5 लाख रुपया उनके पास उधार का हो गया। बैंक वाले चक्कर लगाने लगे, जो रिकवरी वाले होते हैं वो बदतमीजी करने लगे, पुलिस भी आने लगी। तो उन्होंने किसी से राय ली, उसने, वो इंसान भी गलत था, उसने राय दी कि आपको मैं 8 लाख रुपया बैंक से लोन दिलाता हूं, आप 5.5 लाख रुपया पिछला फाइनल कीजिए, 2.5 लाख रुपया बिजनेस में लगाइए, इस तरह से आपका बिजनेस चल जाएगा, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके जो भी EMI बनेगी आप लोन अदा करते रहना। 8 लाख रुपया वहां से उसको मिला, उसने 5.5 लाख रुपया 3 लाख का वो अदा किया, बिजनेस में लगाया। लेकिन वो पैसा हराम का था। हराम का किस तरह से था मैं आपको बताऊं। आप कितने भी बड़े दानी हैं, पैसे वाले हैं, नमाजी हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड बनाते के साथ ही आपके घर में बेबरकती शुरू हो जाएगी, एक हराम आना शुरू हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जिस टाइम पे आप एग्रीमेंट के लिए, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो एक फॉर्म फिल करना पड़ता है आपको। वो फॉर्म पर होता है कि अगर आप टाइम पर पैसे नहीं दे सके तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। आप एग्री होते हैं कि हाँ मैं ब्याज दूंगा, हाँ मैं ब्याज दूंगा, यही वर्ड आपके पैसों को हराम कर देता है। आपके पास कितना भी पैसा है, आप कितना भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, टाइम पे अदा करते हैं, लेकिन आपने जो एग्रीमेंट में इस बात पर एग्री हुए हैं कि मैं पैसा टाइम पर दूंगा, ब्याज जो अगर लेट हो जाता है तो वो मैं उसका ब्याज दूंगा, वो लफ्ज से ही आपका सारा पैसा वो हराम हो जाता है। उसी तरह से 3 लाख के उसने 5.5 लाख रुपए चुकाए, 8 लाख रुपया लिया, बाकी के जो 2.5 लाख रुपए बचे वो उसने बिजनेस में लगाए, लेकिन पैसे में बेबरकती थी, वहां भी फेल हो गया। उसके बाद उसके घर पे फिर पुलिस चक्कर लगाने लगी, अपना मकान था, रिकवरी वाले आने लगे, बदतमीजी करने लगे। तो उसने फिर कहा कि अब मैं क्या करूं। उसी शख्स ने कहा कोई बात नहीं, वो आदमी भी सही नहीं था जिसने उसको ये राय दी। उसने कहा अब आप एक काम कीजिए, 10 लाख रुपए अपने मकान पर ले लीजिए और उसके बदले आप ये 8 लाख रुपया, 8.5 लाख रुपया इसका चुकाएं, जो ब्याज है, सॉरी उस 8.5 लाख रुपए का वो 12 लाख रुपया बन चुका था। अब 12 लाख रुपए के लिए बैंक वाले चक्कर लगा रहे थे। उसने फिर अपने दोस्त से राय दी, वो दोस्त गलत था, उसने कहा कि मैं आपको 15 लाख रुपया दिलाता हूँ, 12 लाख रुपया बैंकों का वापसी कीजिए और इस तरह से 3 लाख रुपया आप फिर बिजनेस में लगाए, हो सकता है आपका बिजनेस आपके चल जाए। यही हुआ, मकान रख करके उसने वो लोन उठाया और वो 15 लाख रुपए लेकर के 12 लाख रुपया फिर उसने बैंकों को दिया। 15 लाख में 3 लाख बचे, उसने 3 लाख अपना फिर बिजनेस में लगाया। ऐसे करते करते बिजनेस नहीं चला, लेकिन उसके पास 48 लाख, 48 लाख रुपए का वो कर्जदार हो गया। पता ये चला जो उसकी प्रॉपर्टी उसके अपने शहर, अपने गांव में थी, वो भी उसने बेच दी 48 लाख की। वो बेचने के बाद भी उससे कर्ज नहीं उतरा। जो दिल्ली का उसका अपना मकान था वो भी उसका बिक गया, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आज उसके पास इतनी परेशानी है कि खाने तक की नहीं है। वजह रही थी वो 2.5 लाख, वो 3 लाख जो उसने शुरू में लिए थे, 3 लाख के 48 लाख बने। ऐसा ही एक मेरा परिचित है, एक मेरा बहुत खास है, उसने 2 लाख रुपया, सिर्फ 2 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, क्रेडिट कार्ड पे लिया। 2 लाख लेने के बाद उसको नहीं चुका सका तो उसने 7 लाख रुपए का एक छोटा सा फ्लैट अब से 10 साल पहले 7 लाख रुपए का लिया। जब नहीं चुका सका तो रिकवरी वाले आए, आदमी इज्जत वाला होता है, उन्होंने बदतमीजी की। जब उसके पास जुगाड़ नहीं हुआ तो उसने वो फौरन
अपना मकान बेचा 7 लाख का, और उनको 5.5-6 लाख रुपए के करीब उनके हो गए थे, 2 लाख के, वो उनको दिया, आज वो किराए पर रह रहा है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, हमेशा मुकद्दर से ज़्यादा और टाइम से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आप ये सोचें कि मैं सट्टा लगा दूं या मैं क्रेडिट कार्ड से इस तरह से कर लेता हूं तो मेरा शायद कुछ बन जाए। हराम हराम होता है, ब्याज ब्याज होता है। आज पंचकुला के अंदर, हरियाणा के पंचकुला के अंदर एक आदमी ने लोन की वजह से खुदकुशी की, 7 आदमियों को साथ में लेके, जिसमें 2 मासूम बच्चे थे, उसकी बीवी थी और वो खुद था। तकरीबन 7 लोग थे, एक कार के अंदर बैठकर उन्होंने जहर खाया और सातों के सातों मारे गए। आप चाहें तो गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, परवीन मित्तल, हरियाणा के पंचकुला में 7 लोगों ने एक साथ खुदकुशी की थी। अगर आप दूसरा देखें तो सहारनपुर के अंदर सौरभ बब्बर, जिसने अपने कुछ ब्याज पे पैसे लेकर अपना काम शुरू किया लेकिन नहीं चल पाया, आखिर में आकर वो अपनी बीवी को साथ लेकर के सीधा हरिद्वार गया और गंगा में डुबकी लगा दी और मर गया। ये भी आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, यूट्यूब पे आप देखें तो आपको ऐसे लाखों केस मिलेंगे। 1,87,000 के करीब दुनिया के अंदर लोग खुदकुशी से मरते हैं, भारत में मरते हैं। ऐसे लाखों केस आपको इसमें दिख जाएंगे, इसलिए आप इससे बहुत बचें। ये एक बहुत बुरी चीज़ है, ये एक आफत है, ये एक मौत है जो बैंक के एक रूम के अंदर तैयार बैठी है आपके इंतज़ार में। बस आप एक बार उसके चक्कर में फंस जाएं, और जो लोग इसमें फंस चुके हैं वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, वो अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने करीबियों से इस बात को जिक्र करें कि मैं इस तरह से फंस चुका हूँ, मुझे निकलने का रास्ता बताएं। जब तक वो इस बात का जिक्र अपने माँ बाप से नहीं करेंगे, अपने बड़ों से नहीं करेंगे, अपने भाइयों से नहीं करेंगे, तब तक वो बाहर नहीं निकल सकते। और एंड यही होना है। इस बात से बहुत आगाह रहें, बहुत बच के रहें। क्रेडिट कार्ड का यूज़ मिडिल क्लास कभी भी ना करें। कोई आपके कितने भी हाथ जोड़े, कितने भी पैर पकड़े, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल्कुल सिरे से नकार दें, क्योंकि ये मौत को दस्तक देता है। दोस्तों, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे नए व्यूवर हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, और जो मेरे अच्छे दोस्त हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो मेरे व्यूवर हैं, वो इसको पसंद आने पर शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और अपनी कोई भी अच्छी राय मुझे देने के लिए मुझे कमेंट में बताएं। और जैसा कि मेरे दोस्त अजमत मिर्ज़ा जावड़ा से एक डायरेक्टर हैं, उनका हौसला अफजाई के लिए बहुत फ़ोन आता है। कश्मीर में ज़ैरम शाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका भी फ़ोन आता है हौसला अफजाई के लिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो लोग मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक भाई हैं एहसान साहब, वो भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शेयर करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शैलेंद्र साहब हैं रतलाम के, जो बॉम्बे के अंदर काफ़ी टाइम से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, शैलेंद्र साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक नवाब आलम साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बार बार मुझको मैसेज भी करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप देखना। ऊपर वाला उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी काटे, इस टाइम थोड़े परेशान है, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम को लेके ऊपर वाले से दुआ करता हूँ वो भी सही रहे, हमेशा खुश रहें। इन सब का और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दोस्त कमरुद्दीन, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।